Hello everyone, I Mohammad Sultan. I welcome you all on my YouTube channel Legal Judicium. आज मैं जिस विषय के बारे में चर्चा करना चाह रहा हूँ वो विषय पहले ही काफ़ी सार्वजनिक हो गया। बहुत लोगों ने अपने इस पे ओपिनियन दिए हैं बिना किसी कानून को जाने, बिना तथ्यों को जाने। तो आज मैं इस वीडियो में बाकी लोगों की तरह कोई जजमेंट पास नहीं करने वाला हूँ, कोई मॉरल पॉलिसिंग नहीं करने वाला हूँ। किसी भी तरीके से मैं अपने व्यक्तिगत राय आपके सामने नहीं रखने वाला। मैं बात करने वाला हूँ अश्लीलता के कानून की। भारतीय कानून अश्लीलता के बारे में क्या कहता है? क्या सिर्फ महज जो हमारे मुआशरे में पहले से गालियाँ चलती आ रही है, पहले से ही कुछ स्वेयर वर्ड्स चलते आ रहे हैं, क्या उनको सिर्फ रिपीट कर देना एक पब्लिक प्लेटफॉर्म में, क्या वो अश्लीलता के दायरे में आएगा? क्या वो ऑब्सनिटी कहलाएगा? क्या उसी लॉ के कंटेक्स्ट में जो रणवीर अलाहाबादिया उर्फ बियर बाइसेप्स ने जो कहा है, क्या वो लॉ के दायरे में आएगा? तो जैसे मैंने कहा, मैं जजमेंट पास नहीं करने वाला, मैं आपके सामने लॉ डिस्कस करने वाला हूँ कि ऑब्सनिटी पे क्या लॉ है, particularly in the context of the FIR lodged against the रणवीर अलाहाबादिया in Assam। तो असम में जो FIR लॉन्च हुई है उसके खिलाफ, उसमें कौन कौन से सेक्शंस इन्वोक किए गए हैं और वो कौन कौन से सेक्शंस हैं, वो सेक्शंस क्या कहते हैं, वो सेक्शन कौन से एक्ट्स में हैं, वो सेक्शंस की पनिशमेंट कितनी है। और जब बात करेंगे हम सेक्शंस को, जब हम देखेंगे कि कौन कौन से सेक्शंस इन्वोक किए गए हैं, तो उस पर हम जो भी लॉ डिस्कस करेंगे तो हम उस पर अपनी राय रख सकते हैं कि ये जो पर्टिकुलर सेक्शन इन्वोक किया गया है वो क्या सही में बाद में प्रूव हो पाएगा। चलिए शुरू करते हैं। मैं शुरू करने से पहले एक पेब्लो पिकासो जो एक काफ़ी रिनाउंड आर्टिस्ट है, उसका एक कोट रिपीट करना चाहूँगा। आर्ट इज नेवर चेस्ट, इट ought to be forbidden to ignorant innocents, never allowed into contact with those not sufficiently prepared. Yes, art is dangerous. Where it is chaste, it is not art. ठीक है, अब हम क्या क्या सीखने वाले हैं इस वीडियो में। पहले हम सीखने वाले हैं कि व्हाट आर द सेक्शंस हैव बीन इन्वोक्ड इन एफआईआर। जो असम में जो इंडियाज लेटेंट वाली जो शो है, जो उसके जो पार्टिसिपेंट्स रहे हैं इंक्लूडिंग रणवीर अलाहाबादिया, समय रैना एंड अदर्स, उनके खिलाफ जो असम में एफआईआर दर्ज हुई है उसमें कौन कौन सेक्शंस इन्वोक किए गए हैं। फिर हम अपना सबसे मेन टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं ऑब्सनिटी के ऊपर। भारतीय कानून का क्या स्टैंड है ऑब्सनिटी के ऊपर, उसके टेस्ट के ऊपर, उसके मीनिंग के ऊपर। क्या महज पब्लिक प्लेटफॉर्म पे गाली देना, जो गाली आमतौर पर हमारे मुआशरे में काफ़ी कॉमन हो चुकी है, वो रिपीट कर देना भर, क्या वो ऑब्सनिटी कहलाएगा? टेस्ट किसका होगा? हम जब बात करते हैं कि कोई चीज़ ऑब्सीन है कि नहीं, कोई चीज़ अश्लील है कि नहीं, तो एक जज, एक सुप्रीम कोर्ट जो हमारा अपेक्स कोर्ट है, उसने क्या टेस्ट लेट डाउन कर रखे हैं। जब अश्लीलता को हम जज करते हैं, असेस करते हैं, तो क्या हम किसके नज़रिए से देखते हैं? क्या हम उस व्यक्ति के नज़रिए से देखते हैं जो बहुत नाजुक है, जो ऑलरेडी काफ़ी रिजर्व्ड है? मेरे स्कूल में एक दोस्त रहा है मेरा काफ़ी अच्छा, जिसका नाम था रारंग, हु इज़ नो मोर इन दिस वर्ल्ड। बट वो काफ़ी ज़्यादा इनोसेंट था, वो कभी भी कोई गाली नहीं देता था। तो क्या कोई चीज़, कोई लाइन, कोई बात अश्लील है कि नहीं, उस व्यक्ति के नज़रिए से देखा जाएगा, या फिर कोई दूसरा व्यक्ति है जो बहुत ज़्यादा कूल है, उसे गाली से ज़्यादा मतलब होता नहीं, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हार्टेड है, या फिर बोल दिया जाए बहुत ज़्यादा वो आ, जिस रहन सहन में रहा है वहाँ पे गाली काफ़ी कॉमन है, तो क्या क्या उस नज़रिए से देखा जाएगा? तो नज़रिया किसका होगा? तो हम बात करने वाले हैं लॉ ऑन ऑब्सनिटी के बारे में, इसके हम अर्थ के बारे में जानने वाले, मीनिंग के बारे में। फिर हम देखेंगे टेस्ट ऑफ ऑब्सनिटी, सुप्रीम कोर्ट ने क्या टेस्ट लेट डाउन करे हैं जिसके बुनियाद पर हम किसी चीज़ को ऑब्सीन करार देते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कि हाउ कम द एफआईआर हैज़ बीन फाइल्ड इन आसाम एंड गुजरात एटसेट्रा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि जो शो हुआ था वो मुंबई में हुआ था, तो पर एफआईआर आसाम में कैसे फाइल हो गई?
तो हम इसमें बहुत अच्छी तरीके से लॉ डिस्कस करने वाले हैं। फिर हम बात करेंगे पिटिशनर, व्हाई हैज द पिटिशनर मूव टू सुप्रीम कोर्ट इंस्टेड ऑफ हाई कोर्ट। जनरली इस क्वेश्चन ऑफ एफआईआर के लिए जो भी एक्यूज होते हैं हाई कोर्ट मूव करते हैं, पर इस वाले केस में जो रणवीर इलाहाबादी सुप्रीम कोर्ट गया, वो सुप्रीम कोर्ट क्यों गया, हाई कोर्ट क्यों नहीं गया। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात करने वाले लॉ ऑन क्वेश्चन ऑफ एफआईआर। जब भी आप किसी कोर्ट में, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाते हो अपनी एफआईआर क्वेश्चन करवाने के लिए, तो उसमें कौन कौन से सिद्धांत लागू होते हैं, कौन कौन से प्रिंसिपल्स लागू होते हैं, हम देखेंगे। तो शुरू करते हैं। कौन कौन से सेक्शंस इन्वोक हुए हैं एफआईआर में। 7 सेक्शंस इन्वोक हुए हैं। सेक्शन 79 ऑफ बीएनएस विच वाज सेक्शन 509 ऑफ आईपीसी, सेक्शन 95 बीएनएस विच इज न्यूली एडेड, सेक्शन 294 ऑफ बीएनएस भारतीय न्याय संहिता विच वाज टू सेक्शन 292 आईपीसी। ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन होने वाला है 290 के ऊपर, 292 के ऊपर। Then section 295 has also been invoked, which was section 293 IPC. Section 67 IT Act has also been invoked. Section 2, read with section 7 of Cinematograph Act 1952 has also been attracted. And last but not least, section 4, read with section 6 of Indecent Representation Act 1986. तो हम इसका देख लेते हैं एक बार ओवरव्यू कि ये कौन कौन सेक्शन है। पहला सेक्शन 79 ऑफ बीएनएस विच वो सेक्शन 509 ऑफ आईपीसी, जो बात करता है वर्ड, जेस्टर और एक्ट इंटेंडेड टू इंसल्ट द मॉडेस्टी ऑफ अ वुमन। आपके किसी कार्य से, किसी बात से, किसी जेस्टर से अगर किसी महिला की मॉडेस्टी को इंसल्ट होता है तब ये सेक्शन एप्लीकेबल होता है। और जो लाइन कही थी, जो रणवीर इलाहाबादिया ने जो क्वेश्चन पूछा गया था, क्या उस क्वेश्चन के कंटेक्स्ट में ये सेक्शंस लगते हैं नहीं लगते, मैं इस पर अपना लीगल ओपिनियन भी देने वाला हूँ। जजमेंट पास नहीं करने वाला, लीगल ओपिनियन देने वाला हूँ। और उससे पहले हम सेक्शन को समझेंगे कि सेक्शंस क्या कहता है। तो पहले सेक्शन कौन सा है? 79 ऑफ बीएनएस विच डील्स विद वर्ड, जेस्टर और एक्ट इंटेंडेड टू इंसल्ट द मॉडेस्टी ऑफ अ वुमन, जिसमें पनिशमेंट कितनी है? 3 साल की जेल और साथ ही साथ फाइन। फाइन कितना भी हो सकता है, ऑफ कोर्स इट शुड नॉट बी एक्सेसिव। जो नया सेक्शन इन्वोक हुआ है सेक्शन 95 ऑफ बीएनएस, ये बीएनएस में पहली बार आया जो आईपीसी में नहीं था। रणवीर भाई भी सोच रहे होंगे कि आते ही शुरू कर दिया क्यों। फिर जो बात करता है हायरिंग, एम्प्लॉइंग और एंगेजिंग अ चाइल्ड टू कमिट एन ऑफेंस। किसी ऑफेंस के लिए आप किसी चाइल्ड को एंगेज करते हो, हायर करते हो, तो उसमें सेक्शन 95 इन्वोक होता है, जिसमें पनिशमेंट कितनी है? 3 से 10 साल तक की जेल और साथ में फाइन। नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 294 बीएनएस विच वाज सेक्शन 292 आईपीसी, वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन फॉर अस, विच डील्स विद सेल एटसेट्रा ऑफ ऑब्सीन बुक्स एटसेट्रा, जिसमें अश्लीलता की बात होती है, जिसकी पनिशमेंट कितनी है? 2 साल तक की जेल और 5,000 तक का फाइन। नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 295 ऑफ बीएनएस विच वाज सेक्शन 293 ऑफ आईपीसी, विच डील्स विद सेल एटसेट्रा ऑफ ऑब्सीन ऑब्जेक्ट्स टू चाइल्ड। अगर आप चाइल्ड को ऑब्सीन चीजें बेचते हैं तो उसमें सेक्शन लगता है। हम बात करने वाले हैं कि सेक्शन, ये जो सेक्शंस अभी मैं बात कर रहा हूँ, ये सेक्शंस उस क्वेश्चन के कंटेक्स्ट में कैसे अट्रैक्ट होते हैं। तो सेक्शन 293 ऑफ आईपीसी, जो 3 साल तक की जेल और 2,000 तक का फाइन में लिखा हुआ है। सेक्शन 67 ऑफ आईटी एक्ट भी इन्वोक हुआ है, जो बात करता है पनिशमेंट फॉर पब्लिशिंग और ट्रांसमिटिंग ऑब्सीन मटेरियल इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, विच इज एट पार विद द सेक्शन 292, जो सेक्शन 292 ऑफ आईपीसी है, मतलब सेक्शन 294 ऑफ सेक्शन 294 ऑफ बीएनएस, वही उसी सेम है सेक्शन 67, जिसमें सेक्शन 67 में कितनी सजा है? 3 साल और फाइन और 5 लाख तक का फाइन। नेक्स्ट सेक्शन जो है सेक्शन 4 सबसेक्शन सेक्शन 4 रेड विद सेक्शन 7 ऑफ सिनेमाटोग्राफ एक्ट, जो बात करता है एग्जामिनेशन ऑफ फिल्म्स रेड विद पेनल्टीज फॉर कॉन्टामिनेशन। सेक्शन 4 बात करता है कि जब भी आप कोई ऐसी वीडियो डालोगे जिसमें ऑब्ससिनिटी हो सकती है, तो आपको जरूरी है कि आप सेंसर बोर्ड से परमिशन लोगे, और नहीं लेते तो सेक्शन 7 लगता है, जो बात करता है आपको 3 साल तक की जेल और 1 लाख तक का फाइन लग सकता है। लास्ट सेक्शन है सेक्शन 4 रेड विद सेक्शन 6 ऑफ इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1986, जो बात करता है प्रोहिबिशन ऑफ पब्लिकेशन और सेंडिंग बाय पोस्ट, बुक्स, पैम्पलेट एटसेट्रा
containing indecent representation women, जो एक्यूज को 2 साल तक की जेल और 2000 तक का फाइन की पनिशमेंट उसे मिल सकती है। तो ये 7 सेक्शंस लगे। अब बात करते हैं ये सब सेक्शंस को एक एक बार डील करते हैं कि ये सेक्शंस क्या कहते हैं और किस कंटेक्स्ट में लगे होंगे, उसे समझने की हम कोशिश करते हैं। पहला सेक्शन है हमारे पास सेक्शन 79 ऑफ बीएनएस विच वाज सेक्शन 509 ऑफ आईपीसी, जो बात करता है वर्ड, जेस्टर और एक्ट इंटेंडेड टू इंसल्ट द मॉडेस्टी ऑफ अ वुमन। हेडिंग से क्या पता लग रहा है, कोई ऐसे कार्य, कोई ऐसे शब्द जिस वजह से किसी वुमेन की मॉडेस्टी का उल्लंघन होता है, इंसल्ट होती है। व्हाट डज इट से? हूएवर इंटेंडिंग टू इंसल्ट द मॉडेस्टी ऑफ एनी वुमन utters any word, makes any sound or gesture। तो कोई भी व्यक्ति whoever intending to insult the modesty of woman, इस आशय के साथ कि वो किसी महिला की मॉडेस्टी को इंसल्ट करे, utters any word, कोई शब्द बोलता है, और makes any sound और gesture, कुछ या तो बोलता है या कोई साउंड निकालता है, कोई जेस्चर करता है अपने हाथों पैरों से, और एग्जिबिट्स एनी ऑब्जेक्ट, या कोई ऑब्जेक्ट दिखाता है जिस वजह से इंटेंडिंग दैट सच वर्ड और साउंड शैल बी हर्ड, और साथ ही साथ उसकी इंटेंशन ये है कि जो वो बोल रहा है, जो कर रहा है, वो उसको वुमन सुन ले या देख ले। इंटेंडिंग दैट सच वर्ड और साउंड शैल बी हर्ड और दैट सच जेस्टर और ऑब्जेक्ट शैल बी सीन बाय सच वुमेन। तो आशय उसके ये भी है कि उस महिला की मॉडेस्टी का उल्लंघन हो जाए, वो साथ ही साथ वो करते वक्त ये भी आशय है, उसकी इंटेंशन ये है कि वो जो कर रहा है उस महिला को पता लग जाए, या तो जो बोल रहा है वो महिला सुन ले, या जो कर रहा है वो महिला उसको देख ले, और इंट्रूड्स अपॉन द प्राइवेसी ऑफ सच वुमेन, या तो ये ऐसे जेस्चर करता है, आशय ये होता है कि उस महिला की जो मॉडेस्टी है उसका उल्लंघन हो जाए। हम देखेंगे मॉडेस्टी का क्या मतलब होता है, या फिर उसकी प्राइवेसी, उस महिला की प्राइवेसी को इंक्लूड करता है। फॉर एग्जांपल बार बार टेक्स्ट करना, बार बार उस टेक्स्ट में कुछ ऐसी बात करना जिससे उस महिला की मॉडेस्टी का उल्लंघन हो, तो प्राइवेसी वाले पार्ट में आता है। अगर वो ऐसे काम करता है कोई भी व्यक्ति, ही शैल बी पनिश्ड विद सिंपल इम्प्रिजमेंट फॉर अ टर्म विच मे एक्सटेंड टू 3 years एंड ऑल्सो विद फाइन। कोई व्यक्ति ऐसे करता है तो उसको 3 साल तक की जेल और साथ ही साथ फाइन हो सकता है। तो हमने क्या देखा, तो हमने क्या एसेंशियल्स देखे। पहला एसेंशियल क्या है, whoever intended to insult the modesty of woman, उसका आशय क्या है, उसकी मॉडेस्टी को इंसल्ट करना। अब हम देखने वाले हैं इसमें, जब हम जजमेंट्स पढ़ेंगे स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस मेजर सिंह, जब हम मॉडेस्टी के बारे में बात करेंगे और मैंसिया के बारे में बात करेंगे, तो हम ये देखेंगे कि मॉडेस्टी का मतलब क्या होता है, और साथ ही साथ हम देखेंगे मैंसरिया। सबसे ज़रूरी क्वेश्चन ये देखने वाले हैं, फॉर एग्जाम्पल किसी ने ऐसी बात कही इस आशय के साथ कि उस महिला की मॉडेस्टी इंसल्ट हो जाए, बट उस महिला को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। हो सकता है वो महिला इस मुआशरे से, समाज से आती है कि जहाँ पे जो मॉडेस्टी है वो थोड़ी हाई है, या फिर उसको उससे फ़र्क नहीं पड़ा। तो उसमें टेस्ट किया है, क्या उस एक्यूज्ड का इंटेंशन ज़रूरी है कि मैं जो मैं सोच के बोल रहा हूँ, जो भी एक्यूज सोच के बोल रहा है, इंटेंशन के साथ बोल रहा है कि किसी महिला की मॉडेस्टी का उल्लंघन हो जाए, वो टेस्ट है, या फिर उस महिला को बुरा लगे, वो टेस्ट है। तो चलिए बात करते हैं। लैंडमार्क केस है हमारे पास, स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस मेजर सिंह 1967। इसमें 2 चीज़ों पे काफ़ी अच्छे से बात होती है, एक मॉडेस्टी के बारे में, दूसरा मैंसरिया के बारे में। पहली बात हो रही है मॉडेस्टी ऑफ वुमेन, एक वुमेन की मॉडेस्टी क्या होती है। What constitutes an outrage to female modesty is nowhere defined in IPC, कि क्या मॉडेस्टी को आउटरेज करेगी वो आईपीसी में डिफाइन नहीं है। द एसेंस ऑफ अ वुमेन्स मॉडेस्टी इज हर सेक्स, उसका जो सेक्स है वही उसकी मॉडेस्टी है, उसका महिला होना ही काफ़ी है उसके अंदर मॉडेस्टी के लिए, उसके अंदर मॉडेस्टी होना। अगर हम ये प्रूव करना हो कि इस महिला के अंदर मॉडेस्टी है, तो हमें कुछ और प्रूव नहीं करना है सिवाय इसके कि वो महिला है। महिला होना भर ये प्रमाण है कि उस महिला में मॉडेस्टी है। कहने का मतलब कोई भी अगर कोई इवन प्रोस्टिट्यूट होती है जो,
उनमें ही मॉडेस्टी होती है। कोई ये नहीं कह सकता कि शी हैज लॉस्ट हर मॉडेस्टी, नो। as long she is a woman, she will have her modesty. The culpable intention of the accused is the crux of the matter. जब मैं बात कर रहा था कि क्या एसेंस है, क्या जरूरी है, उस महिला का बुरा लगना, उस जिस महिला के बारे में, उस महिला का बुरा लगना टेस्ट है, या एक्यूज का बुरा लगाने के इंटेंशन से बोलना। The reaction of the woman is very relevant, but its absence is not always decisive. तो क्रक्स का मैटर क्या है? क्रक्स मैटर ये है कि उस व्यक्ति ने किस इंटेंशन के साथ बोला था, ना कि उस महिला ने कैसा रिएक्ट करा। समझ रहे हैं कहने का मतलब? और जहां पे उस व्यक्ति ने इस आशय के साथ बोला कि उस महिला को बुरा लगे और उस महिला को बुरा नहीं लगा, तो क्या सेक्शन लगेगा? तो सेक्शन लगेगा, क्योंकि इस सेक्शन का एसेंस है उसकी इंटेंशन, ना कि उसका रिएक्शन। Modesty in this section is an attribute associated with female human beings as a class. It is a virtue which attaches to a woman owing to her sex. जैसे मैंने बात की, किसी महिला का महिला होना ही उसकी मॉडेस्टी का प्रमाण है। अब बात करते हैं इस सेक्शन के मेंसरिया में। मेंसरिया मतलब दो चीजें होती है किसी भी ऑफेंस को प्रूव करने के लिए, एक्टा सीरियस एंड मेंसरिया। एक्टा सीरियस होता है कोई कार्य करना, और मेंसरिया होता है किस नियत के साथ करना, किस आशय के साथ करना। तो इस सेक्शन में क्या मेंसरिया जरूरी है? इंटेंशन एंड नॉलेज आर ऑफ कोर्स स्टेट ऑफ माइंड्स, दे आर नॉनलेस फैक्ट्स व्हिच कैन बी प्रूव्ड। ठीक है, जो नॉलेज या इंटेंशन होते हैं किसी भी व्यक्ति के साथ उस कार्य करते वक्त, ये स्टेट ऑफ माइंड है, किसी को पता नहीं लगता, लेकिन ये प्रूव हो सकते हैं उसके कार्य से, उसके कंडक्ट से। दे कैन नॉट बी प्रूव्ड बाय डायरेक्ट एविडेंस, जरूरी नहीं है डायरेक्ट एविडेंस से प्रूव हो। दे हैव टू बी इन्फर्ड फ्रॉम द सर्कमस्टेंसेस ऑफ द ईच केस। Such an inference, one way or the other, can only be made if a reasonable man would, on the facts of the case, make it. The question in each case must, in my opinion, Supreme Court said that, will be a reasonable man think that the act was done with the intention of outraging the modesty of the woman, or with the knowledge that it was likely to do so. तो जब हम जैसे हमने देखा कि जो इंटेंशन और नॉलेज है वो एक मेंटल स्टेट है, जिसको प्रूव करना मुश्किल होता है, क्योंकि किसके दिमाग में क्या चल रहा है उसे ही पता होगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा लेकिन ये प्रूव हो सकते हैं, जरूरी नहीं डायरेक्ट एविडेंस से, आप तक कमशाशिल एविडेंस से भी प्रूव कर सकते हो, लेकिन टेस्ट क्या है? उसकी इंटेंशन या नॉलेज शो करने का, कि कोई भी रीजनेबल और प्रूडेंट मैन वो इस फ्रेज को सुनकर अगर वो उसे लगे कि हाँ ये व्यक्ति ने इंटेंशन के साथ बोला था और नॉलेज के साथ बोला था कि मैं जो बोल रहा हूं उससे किसी महिला की मॉडेस्टी का उल्लंघन हो सकता है, तो उस केस में माना जाएगा कि उसने मॉडेस्टी को इंसल्ट करा है। तो टेस्ट क्या? टेस्ट ऑफ रीजनेबल पर्सन। एक एवरेज पर्सन जो समाज का हिस्सा है, उसको लग सकता है कि वो इस फ्रेज सुन के कि इस फ्रेज से उस महिला की आउटरेज मॉडेस्टी हो सकती है। तो अगर ऐसा है, उस रीजनेबल पर्सन को लगता है कि अगर ऐसा हो सकता है, तो उस केस में उस एक्यूज का इंटेंशन प्रूफ हो जाएगा। आगे ये जो मैं बात कर रहा था कि जहां पे दो चीजें हैं कि उसका इंटेंशन जरूरी है कि रिएक्शन वुमेन का, तो सुप्रीम कोर्ट सेड दैट द ऑफेंस डज नॉट इन माय ओपिनियन डिपेंड ऑन द रिएक्शन ऑफ द वुमेन सब्जेक्टेड टू असॉल्ट और यूज ऑफ क्रिमिनल फोर्स। तो जरूरी नहीं है कि उस महिला का क्या रिएक्शन रहे। The words used in the section are that the act has to be done intending to outrage or knowing it to be likely that he will thereby outrage her modesty. This intention and knowledge is the ingredient of the offense and not the woman's feeling. तो वुमेन की क्या फीलिंग रही है ये जरूरी नहीं देखना, उस व्यक्ति ने किस इंटेंशन के साथ बोला था ये जरूरी है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं हम। तो ये जो जजमेंट है ये अंडरस्कोर्स इट, द जजमेंट अंडरस्कोर्स दैट the offense of outraging a woman's modesty hinges primarily on the intention or knowledge of the accused. तो हमारे केस में अगर ये केस सुप्रीम कोर्ट में या फिर ट्रायल कोर्ट में जाएगा, तो वहां पे अगर रणवीर अलाहाबादिया ये आर्ग्यू करता है कि जिस व्यक्ति को मैंने क्वेश्चन पूछा था तो उसकी जो माता है, माता को बुरा नहीं लगा, हो सकता है आपस में वो कोल्यूट कर ले, तो उस केस में उसकी जो ये प्ली होने वाली है वो काम करने नहीं वाली, क्योंकि उस टाइम देखा जाएगा कि उसने किस इंटेंशन के साथ बोला था, किस नॉलेज के साथ बोला था। ठीक है, तो इसमें टेस्ट ऑफ रीजनेबल पर्सन लगेगा
कि एक रीजनेबल पर्सन क्या सोच सकता है वो लाइन सुन के कि जो व्यक्ति ने बोला है वो उस किसी महिला की मॉडेस्टी को आउटरीच कर सकता है, इंसल्ट कर सकता है। तो टेस्ट ऑफ रीजनेबल पर्सन लगेगा। जैसे मैंने कहा कि मैं जजमेंट पास नहीं करने वाला था, लेकिन मैं अपना लीगल ओपिनियन देता हूँ कि इस केस में यस, a reasonable person would think that the statement used by the Ranveer Allahabadi in form of caution will certainly insult the modesty of the mother of that candidate. नेक्स्ट सेक्शन है हमारे पास सेक्शन 95 ऑफ BNS। ये नया ऐड हुआ है, नया ऐड होते ही लग गया किसी पे, जो बात करता है हायरिंग, एम्प्लॉइंग और इंगेजिंग अ चाइल्ड टू कमिट एन ऑफेंस। जब आप किसी चाइल्ड को या तो हायर करते हो या एम्प्लॉय करते हो या इंगेज करते हो किसी ऑफेंस को करने के लिए, तो हमारे केस में हो सकता है कि एंगेज, किसी चाइल्ड को एंगेज करना भी काफ़ी है। हो सकता है जो वहाँ पे ऑडियंस आती है वो उसमें से कोई चाइल्ड हो सकता है जिससे क्वेश्चन पूछा था वो चाइल्ड हो, तो इसलिए उस कंटेक्स्ट में सेक्शन इन्वोक किया गया। अब देखते हैं कि ट्रायल कोर्ट में कैसे ये प्रूव होता है। इसमें सज़ा कितनी है? 3 साल से लेकर 10 साल तक। ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन हमारा ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है, सेक्शन 292 ऑफ IPC, विच इज नाउ सेक्शन 294 ऑफ BNS, जो बात करता है सेल एटसेट्रा ऑफ ऑब्सीन बुक्स एटसेट्रा। ये बात क्या करता है, क्या कहता है? फॉर द पर्पज ऑफ सबसेक्शन 2, अ बुक, पैम्फलेट, पेपर, राइटिंग, ड्राइंग, पेंटिंग, रिप्रेजेंटेशन, फिगर और एनी अदर ऑब्जेक्ट इंक्लूडिंग डिस्प्ले ऑफ एनी कंटेंट इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। तो हमारे केस में क्या है, जो डिस्प्ले कराई गई थी वो जो पूरे समाज में वो जो वायरल हो गई है, शेल बी डीम टू ऑब्सीन, वो ऑब्सीन माना जाएगा इफ इट इज लेसिवियस और अपील्स टू द प्यूरिएंट इंटरेस्ट, और if its effect or where it comprises two or more distinct items, the effect of upon any of items is taken as a whole, such as to tend to deprave or corrupt persons who are likely having regard to all relevant circumstances to read, see or hear the matter contained or embodied in it। तो वो ऑप्शन माना जाएगा अगर टेकन एज अ होल, उसको पूरा देखा जाता है, और जिस वजह से किसी एक मुआशरे के, इस समाज के एक रीजनेबल पर्सन का, रीजनेबल जो ओपन है उस चीज़ के, मतलब हमारे केस में अगर जो वीडियो वायरल हुई है पूरे इंडिया में तो वो तो सबके लिए ओपन हो गई, तो हम देखना पड़ेगा क्या रीजनेबल पर्सन उसको सुनकर क्या उसका माइंड करप्ट होता है, क्या उसे डिप्रेव फील होता है। तो अगर ऐसा होता है, अगर ये लेसिवियस और क्या कहते हैं प्यूरिएंट इंटरेस्ट का होता है, तो उस केस में ये ऑप्शन माना जाएगा। एग्जैक्टली ये क्या होता है, कौन कौन से टेस्ट लगते हैं, हम देखने वाले। तो जो हमारे पास फिर सेक्शन 293 IPC विच इज नाउ सेक्शन 295 ऑफ BNS, वो भी इन्वोक हुआ, जो बात करता है सेल एटसेट्रा ऑफ ऑब्सीन ऑब्जेक्ट्स टू चाइल्ड। तो जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे कंटेंट है, तो शायद ये सेक्शन इस पे इसलिए इन्वोक हुआ है क्योंकि जो प्राइवेट सब्सक्रिप्शन है वो सेल में आती है। तो हो सकता है किसी बच्चे को सेल करी गई हो, या फिर जो भी, क्योंकि जो वीडियो वायरल होगी तो वो तो हर जगह चली गई, तो क्या उस कंटेक्स्ट में ये सेक्शन इन्वोक हो सकता नहीं हो सकता? FIR में तो लॉज हुआ है, अब कन्विक्शन होगी नहीं होगी, ये प्रूव हो पाएगा नहीं हो पाएगा, इसके इंग्रेडिएंट प्रूव हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे, ये ट्रायल का मसला है। लेकिन सेक्शन 295 इन्वोक हुआ है, जो मैं बता देता हूँ। ये सेल एटसेट्रा ऑफ ऑब्सीन ऑब्जेक्ट्स टू ट्रायल की बात करता है। ये कहता है हूएवर सेल्स, लेट्स टू हायर, डिस्ट्रीब्यूट्स, एग्जिबिट्स और सर्कुलेट्स टू एनी चाइल्ड एनी सच ऑब्सीन ऑब्जेक्ट, जो सेक्शन 294 में जो हमने बात करी कि जो पूरी वीडियो जो कंटेंट वायरल हुआ है, क्योंकि ये तो सर्कुलेट हुई है तो इसलिए सेक्शन इन्वोक करा गया। नेक्स्ट जो इन्वोक सेक्शन हुआ है सेक्शन 67 ऑफ IT एक्ट, जो सेम है सेक्शन 292 ऑफ IPC विच इज नाउ सेक्शन 294 ऑफ BNS, उसके जैसा सेम है। जो सेकंड लास्ट सेक्शन इन्वोक जो FIR में लॉन्च हुआ है वो है द इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन वुमेन एक्ट का, जो विच इज ऑफ 1986, जिसमें सेक्शन 4 एडवी सेक्शन 6 इन्वोक करा गया। सेक्शन 4 बात करता है प्रोहिबिशन ऑफ पब्लिकेशन और सेंडिंग बाय पोस्ट ऑफ बुक्स, पैम्फलेट्स एटसेट्रा कंटेनिंग इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन वुमेन। तो कोई ऐसी चीज़ पब्लिश अगर होती है, फॉर एग्जांपल हमारे केस में वीडियो पब्लिश होना, अपलोड होना,
उसमें किसी महिला का इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन करा गया, तो इसमें सेक्शन 6 पेनल्टी के लिए बात करता है, जो बात करता है 2 साल की सजा और 2000 का तक का फाइन। और लास्ट है हमारा, इससे एक जो हमारे लास्ट बट नॉट लीस्ट, जो हमारे सेक्शन 4 एडवी सेक्शन ऑफ सिनेमेटोग्राफ एक्ट 1952 था, उसमें सिंपल सा यही था कि सेक्शन 4 बात करता है एग्जामिनेशन ऑफ मीडिया, कि जो भी वीडियो अपलोड करी जाएगी, पब्लिश करी जाएगी, अगर वो लगता है कि ऑब्सीन है तो वहाँ पे सेंसर बोर्ड की परमिशन लेने की ज़रूरत होती है। अगर आप नहीं लेते तो सेक्शन 7 में वो अट्रैक्ट हो जाता है, तो इसलिए वो एक्ट भी इन्वोक करा गया। तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ऑब्सनिटी के बारे में। तो यहाँ पे मैं ऑब्सनिटी के बारे में बात करना चाह रहा हूँ, सेक्शन 292 के बारे में, कि अश्लीलता का पैमाना क्या है, अश्लीलता क्या होती है। तो अब हम बात करने वाले हैं लॉ ऑन ऑब्सनिटी, अश्लीलता के कानून के ऊपर। इसका ओरिजिन क्या है? इसका ओरिजिन ये है कि अमेरिकन कोर्ट्स में, जो अमेरिका अपने आप को फंडामेंटल राइट्स का किंग या मसीहा क्लेम करता है किताबों में, थ्योरी में, तो वहाँ से ये ओरिजिन हुआ है। द कोर्ट्स इन द यूएस have given primary importance to protect the freedom guaranteed by the First Amendment to the American Constitution, wherein an absolute prohibition imposed on the abridgment of freedom of speech. तो जब फर्स्ट अमेंडमेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन में हुआ था, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में, तो वहाँ पे फ्रीडम की बात हुई थी, फ्रीडम की। तो एब्सोल्यूट फ्रीडम था कि आप किसी भी कार्य से, एग्जीक्यूटिव एक्ट से, ना ही लॉ से, आप किसी भी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट को एब्रिज नहीं कर सकते। And that fundamental right also includes freedom to speech and expression. Freedom to speech and expression. लेकिन in the case of Chaps-Linsky versus New Hampshire, जहाँ पे अमेरिकन कोर्ट ने क्या बोला, ऑब्सकिनिटी एक एक्सेप्शन माना जाएगा फंडामेंटल राइट ऑफ फ्रीडम एंड स्पीच का। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन तो है हर व्यक्ति के पास, लेकिन वो एब्सोल्यूट नहीं है, उसका अश्लीलता एक उपवाद है, एक्सेप्शन है। तो इसी कंटेक्स्ट में सुप्रीम कोर्ट इन द केस ऑफ रंजीत डी उदेशी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र सेड दैट स्पीकिंग इन टर्म्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन it can hardly be claimed that obscenity, which is offensive to modesty or decency, is within the constitutional protection given to free speech or expression, because the article dealing with the right itself exclude it. क्योंकि हमारे भारत में जो अभिव्यक्ति का अधिकार है वो आर्टिकल 19(1) से आता है, क्लॉज ए से। तो ये सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि हमारे देश में ठीक है फ्रीडम ऑफ स्पीच तो है, लेकिन साथ ही साथ उसी आर्टिकल में, आर्टिकल 19(2) में भी साफ साफ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन के कंटेक्स्ट में मॉरलिटी और डिसेंसी के अंदर अंदर होना चाहिए। अगर कोई आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच ऑफ एक्सप्रेशन वो मॉरलिटी और डिसेंसी से पास नहीं होना चाहिए, उसके बाहर नहीं जाना चाहिए। मतलब कोई भी स्टेट में इमोरल या इंडिसेंट या ऑब्सिन नहीं होना चाहिए। तो इसी कंटेक्स्ट में सेक्शन 292 है, वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन के कंटेक्स्ट में एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब बात करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज पे आता है कि हम जो ऑब्सीन है, कोई चीज अश्लील है कि नहीं, ये कैसे निर्धारित होता है, हम कैसे इसको बताते हैं कि कोई चीज, हम कोर्ट क्या स्टैंडर्ड लेके चलती है, क्या टेस्ट होते हैं। तो 2 टेस्ट होते हैं, एक होता है हिकलिन टेस्ट जो आया था यूके से 1868 में, जिसमें लैंडमार्क केस है रेजिना वर्सेस हिकलिन, जिसमें कॉगमन जज थे, उन्होंने क्या ये टेस्ट दिया था। क्या टेस्ट दिया था मैं बता रहा हूँ। उससे पहले एक चीज़ बता दूं कि आप इसे सर्च करोगे गूगल पे रेजिना वर्सेस हेकलिन, तो हो सकता है वो क्वीन वर्सेस हेकलिन के नाम से है, हो सकता है आर वर्सेस हेकलिन के नाम से है, क्योंकि ये रेजिना, आर और क्वीन तीनों इंटरचेंजेबली यूज हो जाते हैं। तो हेकलिन टेस्ट क्या कहता है? हेकलिन टेस्ट ये कहता है, द टेस्ट ऑफ ऑब्सनिटी इज वेदर द टेंडेंसी ऑफ द मैटर चार्ज एज ऑब्सनिटी is to deprave and corrupt those whose minds are open to such immoral influences and into whose hands a publication of this sort may fall. बहुत इंपॉर्टेंट लाइन। तो ये टेस्ट ऑफ ऑब्सनिटी, हिकलिन टेस्ट ये कहती है कि कोई भी व्यक्ति जिसके हाथों में वो कंटेंट आ सकता है, अगर उस कंटेंट को देखने के बाद उसका माइंड करप्ट एंड डिप्रेव हो जाता है, तो उस केस में हिकलिन टेस्ट सेटिस्फाई हो जाएगा और वो ऑब्सनिटी के दायरे में वो चीज़ आ जाएगी। कहने का मतलब
तो ये जो टेस्ट है ये बहुत ज़्यादा वाइड है, क्योंकि कोई भी सामान किसी के हाथ में आ सकता है। खासकर जो ऑनलाइन चीज़ है, ऑनलाइन कंटेंट है, वो तो किसी बच्चे के हाथ में भी आ सकता है। वो बच्चे की उम्र होती है कम, तो उस केस में जो पहली बार वो चीज़ सुनेगा तो बहुत ज़्यादा चांसेस है उसका माइंड करप्ट होगा, डिप्रेव होगा। तो इसी कंटेक्स्ट में जब ये बात हुई थी कि जो हिकलिन टेस्ट है वो काफ़ी वाइड है, वो कहीं ना कहीं आर्ट को स्टॉप करता है और आर्ट को भी ऑफेंसिव बनाता है, क्यों काफ़ी सारे ऐसे आर्ट्स हैं भारत और पूरी दुनिया में जो न्यूडिटी उसमें आती है, उसमें कहीं ना कहीं सेक्स का कंटेक्स्ट होता है, कहीं ना कहीं न्यूड विमेन या सेमी न्यूड विमेन भी आती है। तो ऐसे बहुत सारे आर्ट है जहाँ जहाँ पे सेक्स इन्वॉल्व होता है, जहाँ पे सेक्सुअल ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं। तो हिकलिन टेस्ट देखा जाए तो वहाँ पे हिकलिन टेस्ट लगाने पर वो सब चीज़ें तो आ जाएगी उसमें ऑप्शनलिटी के दायरे में। तो इसलिए ही ये टेस्ट बहुत लंबे समय तक चला नहीं था। फिर एक नया टेस्ट आया था जो बात करता है कंटेम्प्रेरी कम्युनिटी स्टैंडर्ड टेस्ट। तो हिकलिन टेस्ट के बाद ये टेस्ट आया। ये टेस्ट क्या कहता है, अगर 3 चीज़ें प्रूव हो जाती हैं तब हम कहेंगे ऑप्शनिटी में आता है। अगर तीनों चीज़ों में कुछ भी रह जाता है तो ऑप्शनिटी के दायरे में नहीं आता है। तो हम जब हिकलिन टेस्ट से शिफ्ट होते हैं कंटेम्प्रेरी कम्युनिटी स्टैंडर्ड टेस्ट में, तो हम देखते हैं कि हिकलिन टेस्ट बहुत सारी चीज़ों को, जो ऑप्शनिटी का सर्कल है, बहुत बड़ा करता है। लेकिन CCS कंटेम्प्रेरी कम्युनिटी स्टैंडर्ड टेस्ट वो 3 टेस्ट बताता है, जिस वजह से वही चीज़ ऑप्शनिटी में आएगी। वो इन तीनों में से किसी में बाहर हो जाती है तो ऑप्शनिटी में नहीं आएगा। तो 3 टेस्ट क्या है? Whether the average person applying contemporary community standards would find that the work taken as a whole appeals to the prurient interest। तो किसी के वो सेक्सुअल इंटरेस्ट को, अगर उस पूरे कार्य को पूरा देखा जाए तो उसके प्रियोरिटी इंटरेस्ट को, उसके लस्ट को, उसके करप्ट माइंड को अपीलेबल लग सकता है, पहला टेस्ट। दूसरा, whether the work depicts or describes in a patently offensive way sexual conduct specifically defined by the applicable state law। तो वो किसी भी स्टेट लॉ में, स्टेट लॉ के अनुसार वो पेटेंटली साफ साफ ऑफेंसिव है। तीसरा टेस्ट, whether the work taken as a whole lacks serious literary, artistic, political और साइंटिफिक वैल्यू। तो कई बार ऐसा होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल मेडिकल लाइन में काफ़ी चीज़ें, काफ़ी बुक्स होती है। जब आप एनाटॉमी देखोगे, जब या फिर रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, तो उसमें कुछ ऐसे डायग्राम्स बने होते हैं जो हो सकता है कि ऑप्शन हो, लेकिन वो ऑप्शन नहीं होते, क्योंकि वहाँ पे एक एजुकेशन का कंटेक्स्ट आ जाता है। तो थर्ड टेस्ट यही कहता है कि अगर पूरे देखने पर उसमें, उस कंटेक्स्ट में कोई लिटरेरी चीज़ मिसिंग है, कोई आर्टिस्टिक चीज़ मिसिंग है, कोई पॉलिटिकल चीज़ मिसिंग है, कोई साइंटिफिक वैल्यू मिसिंग है, तो वो ज़्यादा चांसेस हैं कि वो ऑप्शन के दायरे में आ जाएगा। लेकिन कोई ऑप्शन होने के बाद भी सोशल वैल्यू, सोशल समाज को कोई एजुकेशन प्रदान कर रही है, कोई आर्ट दे रही है, या कोई लिटरेरी मतलब ये कविताएं ऐसा कुछ दे रही है जिससे कि सोशल जो आर्ट है वो ग्रोथ में आ रहा है, तो उस केस में वो चीज़ ऑप्शन नहीं होगी। तो इसलिए हमें देखना पड़ेगा कि वो उस कंटेंट का ऑब्जेक्ट क्या समाज के सुधार पे कुछ है कि नहीं, क्या समाज के जो आर्ट है, जो कला है, वो कला किसी भी तरीके की हो सकती है, उस कला में ग्रोथ हो रही नहीं हो रही। तो 3 टेस्ट अगर प्रूव हो जाते हैं, पहला क्या है कि वो चीज़ किसी की प्रोरिएंट इंटरेस्ट, लस्टफुल इंटरेस्ट को अपीलेबल होती है। दूसरा कि किसी भी स्टेट लॉ से वो डायरेक्टली ऑफेंसिव है, किसी भी स्टेट लॉ के कंटेक्स्ट में। तीसरा, जैसे मैंने कहा कि उस चीज़ में कोई भी लिटरेरी चीज़ नहीं है, कोई भी आर्ट नहीं है। ये तीनों चीज़ प्रूव हो जाती है तब वो चीज़ ऑप्शनिटी के दायरे में आएगी। अब इंडियन लॉ क्या कहता है इसमें? अब इंडियन लॉ जब हम पढ़ेंगे तो 1965 से लेकर 2024 59 ईयर्स का सफर तय करने वाले हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने 59 सालों में कैसे कैसे ऑप्शनिटी को उसका मीनिंग बताया और साथ ही साथ कौन से टेस्ट दिए। हमने 2 टेस्ट पढ़े, तो सुप्रीम कोर्ट ने कौन कौन से टेस्ट कब कब अप्लाई करें। क्या सुप्रीम कोर्ट का यूनिफॉर्म स्टैंड रहा है कि हिकलिन टेस्ट ही चलेगा? क्या सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ हमेशा कंटेम्प्रेरी कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स टेस्ट ही लगाया? तो हम देखते हैं। पहला केस हमारे पास लैंडमार्क केसेस हम डिस्कस करने वाले। वी आर रिकाउंटिंग द डेवलपमेंट थ्रू जुडिशियल प्रेसिडेंट्स 1965 to 2024। तो पहले लैंडमार्क केस हम डिस्कस है रंजीत दी उदेशी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1965। इसके ये एक कॉन्स्टिट्यूशन बेंच था, इसमें 5 जजेस बैठे थे।
जजेस के नाम है हिदायतुल्लाह एम जस्टिस, गंजीधर गडकर जस्टिस चीफ जस्टिस, वांचू जस्टिस, शाह जस्टिस, अयंगर जस्टिस, एंड द जजमेंट डिलीवर्ड बाय द हिदायतुल्लाह जस्टिस। इसके ब्रीफ फैक्ट्स यही है कि देयर वाज अ accused person who sold a copy of unexpurgated edition of Lady Chatterley's Lover। एक लेडी चैटलर लवर की एक नोवेल है, उसकी एक्सपर्जेटेड का मतलब होता है अनसेंसर्ड, एक अनसेंसर्ड बुक को उसने बेचा था, तो वो सेक्शन 292 में लाइबल हुआ था। अब उसने 3 आर्गूमेंट करी थी कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, कि पहली चीज कि जो सेक्शन 292 है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। क्यों? क्योंकि ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को कटेल करता है। दूसरा, इवन इफ द सेक्शन इज वैलिड द बुक वाज नॉट ऑब्सीन। अगर चलो मान भी लेते हैं कि सेक्शन वैलिड है, पर जो मैंने बुक बेची है, एक्यूज का कहना है जो मैंने बुक बेची है वो ऑब्सीन नहीं है। तीसरा, इट मस्ट बी शोन बाय द प्रोसिक्यूशन दैट ही सोल्ड द बुक विद द इंटेंशन टू करप्ट द परचेजर, दैट इज टू से ही न्यू दैट द बुक वाज ऑब्सीन। वो कह रहा है कि ये जरूरी है प्रूफ करना है मेरे खिलाफ कि जो मैंने बुक बेची है मुझे पता था ये बुक ऑब्सीन है। तो 3 आर्गूमेंट थे उसके, कि पहला है कि सेक्शन ही वॉइड है, सेक्शन ही असंवैधानिक है। दूसरा क्या था, मान के चलते हैं सेक्शन असंवैधानिक नहीं है, लेकिन जो मैंने बुक बेची है वो ऑब्सीन नहीं है। तीसरा, कि मुझे ये मेरे पे प्रूफ करना जरूरी है कि मुझे पता था कि जो मैं बुक बेच रहा हूँ वो ऑब्सीन है। तो सुप्रीम कोर्ट ने पहले जो इसके आर्गूमेंट था कि इसके अनकॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ सेक्शन 292, तो सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 292 को अपहेल्ड करा था, संवैधानिक करार दिया था। आर्गूमेंट जो रीजन दिया गया था, रीजन यही दिया गया था कि आर्टिकल 19(1) जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात करता है, आर्टिकल 92 में साफ साफ एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है कि अब डिसेंसी और मॉरलिटी का, तो डिसेंसी और मॉरलिटी के कंटेक्स्ट में 292 स्टैंड करता है, तो ये असंवैधानिक नहीं है। जो हमने बात करी थी कि वही चीज़ यहाँ पे है। अब सुप्रीम कोर्ट ने, ये हो गया पहला, ये हमारा पहला टेस्ट हो गया, पहला क्वेश्चन का जवाब हो गया कि ये सेक्शंस असंवैधानिक नहीं है। दूसरा, जब हम बात कर रहे थे कि ये बुक ऑब्सीन है कि नहीं, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें हिकलिन टेस्ट लगाया था। हिकलिन टेस्ट क्या होता है कि किसी भी व्यक्ति के हाथों में वो कंटेंट, वो किताब अगर लगती है और उस वजह से उसके जो प्रियोरिटी इंटरेस्ट है, जो उसके करप्ट माइंड है और जो उसकी लस्टफुल थॉट्स है, अगर उसको अपीलेबल लगती है वो चीज़, तो वो ऑब्सीनिटी के दायरे में आ जाएगा। तो एज पर हिकलिन टेस्ट, सुप्रीम कोर्ट सेड दैट a material is obscene if it has the tendency to deprave and corrupt the minds of those who are open to such immoral influences and into whose hands the publication is likely to fall। तो हिकलिन टेस्ट, अगर सुप्रीम कोर्ट रणवीर अलाहाबादिया के केस में हिकलिन टेस्ट लगाती है, तो हमें देखना पड़ेगा कि वो वीडियो जहां तक भी जा रही है, तो क्या किसी व्यक्ति का उसको देखकर, वो सुनकर उसका माइंड करप्ट एंड डिप्रेव हो सकता है। तो आंसर है हाँ, हो सकता है, क्योंकि जो क्वेश्चन था काफी अभद्र था, काफी अपसर्ड क्वेश्चन था वो। तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑल्सो सेड दैट दिस टेस्ट हैज बीन यूनिफॉर्मली अप्लाइड इन इंडिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला हिकलिन टेस्ट इंडिया में काफी यूनिफॉर्मली एप्लीकेबल होता है, बट ये कब क्या था, 1965 में क्या था। तो ये हिकलिन टेस्ट के बारे में बात हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने एक चीज अच्छी बोली थी कि merely involving sex, merely involving sexual organ of women in any literature, in any statement, will not qualify to be obscene। कि जस्ट बिकॉज आपने कोई ऐसी बात करी जिसमें गाली गलौच आ रही है, सेक्स की बात हो रही है, या आप किसी सेक्सुअल ऑर्गन की बात हो रही है, वो ऑब्सीन में नहीं आएगा जब तक कि वो जिसके हाथ में वो चीज जा रही है उसका माइंड करप्ट एंड डिप्रेव ना करे। तो हम देखने वाले हैं कि हमारे केस में सुप्रीम कोर्ट या जो ट्रायल कोर्ट है वो क्या डिसाइड करने वाली है। सुप्रीम कोर्ट in Ranjit Udeshi case said that sex and nudity in art and literature can not in and of themselves be regarded as evidence of obscenity। तो मैंने कहा कि सिर्फ इतना किसी भी न्यूडिटी होना, कोई गाली गलौच होना, ये अपने आप में कोई ऑब्सनिटी में नहीं आती। Sex must be treated in a manner that is offensive to public decency and morality when judged by our national standards, and must be likely to pander to lascivious, prurient, sexually precocious minds, and appeal to or have the tendency to appeal to the carnal side of the human nature for it to be obscene। तो ज़रूरी है कि जो चीज़ गाली गलौच की गई है, जो बातें हुई है, वो किसी
के माइंड को डिप्रेव करे, करप्ट करे, जो हमारे जो नेशनल स्टैंडर्ड रहे हैं उसके कंटेक्स्ट में। The court also emphasized its role in maintaining a delicate balance between protecting freedom of speech and artistic freedom. तो बैलेंस करना पड़ेगा हमें, एक फ्रीडम स्पीच में और आर्टिस्टिक फ्रीडम में। एक और कंटेक्स्ट, एक और था इसमें आर्गुमेंट। तीसरी आर्गुमेंट क्या थे? एक्यूज वाज सेइंग दैट इट मस्ट बी प्रूव्ड बाय द प्रोसिक्यूशन दैट आई हैड द नॉलेज दैट बुक इज ऑब्ससीन। सुप्रीम कोर्ट ने नहीं, ये प्रूव करने की जरूरत नहीं है, ये प्रूव करने की जरूरत नहीं है कि जो आप बुक बेच रहे हो आपको पता था वो ऑब्ससीन है। इतना काफी है कि तो आपने वो बुक सोच समझ कर बेची थी, आपको जरूरी नहीं है पता होना कि वो बुक में क्या लिखा है। तो इसलिए कहते हैं कि सेक्शन 292 का जो ऑफेंस है वो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का है। इसमें मेंसरिया प्रूव करने की जरूरत नहीं है, इसमें प्रूव करने की जरूरत नहीं है कि एक्यूज न्यू द ऑब्जेक्ट ही इज सेलिंग इज ऑब्ससीन। ठीक है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को ये नहीं पता कि ये बुक ऑब्ससीन नहीं है, किसी व्यक्ति को ये नहीं पता कि ऑब्ससीन, ये बुक ऑब्ससीन है, तो उस केस में उसकी पनिशमेंट तो कम हो जाएगी, लेकिन ये डिफेंस नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट केस है हमारे पास श्री चंद्रकांत कल्याण दास ककोदर वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, 1970 का केस है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने हीलिंग टेस्ट को ही फॉलो करा था, और लेकिन कुछ कैवियट, कुछ मॉडिफिकेशन बताई थी। इसमें जो इशू था हमारा ये श्री चंद्रकांत कल्याण दास वाले केस में, एक मराठी स्टोरी थी जो क्षमा करके थी। उसमें कुछ ऐसे प्लॉट्स थे जहाँ पे सेक्स इन्वॉल्व था, कुछ चीज़ें ऐसी इन्वॉल्व थी जो इंडियन समाज के लिए उस टाइम नहीं थी। तो सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट the test for obscenity was stated as, what we have to see is that whether a class, not an isolated case, into whose hands the book, article or story falls suffer in their moral outlook or become depraved by reading it, or might have impure and lecherous thoughts aroused in their minds। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। पहले क्या था हिकलिन टेस्ट में, वो चीज़ किसी भी व्यक्ति के हाथ में पड़ जाए, लेकिन अभी ये बोले यहाँ पे आइसोलेटेड केस देखना नहीं पड़ेगा, किसी भी व्यक्ति ने देखना पड़ेगा, उस व्यक्ति का एज टेकन एज अ होल देखना पड़ेगा, उस पूरे मुआशरे को देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं कंटेम्प्रेरी कम्युनिटी स्टैंडर्ड है, जो कि जो पूरा मुआशरा उस चीज़ को कैसे देखता है, एक एवरेज पर्सन, रीजनेबल पर्सन कैसे देखता है, वहां से हम शिफ्ट होना चालू हो गए, हीलिंग टेस्ट से हम शिफ्ट होने लग गए कम्युनिटी स्टैंडर्ड टेस्ट पे। सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो सेड दैट द कंसेप्ट ऑफ ऑब्ससिनिटी वुड डिफर फ्रॉम कंट्री टू कंट्री। देश से देश पे जो ऑब्ससिनिटी का टेस्ट है वो उसका अर्थ बदलता रहेगा। हो सकता है कुछ देश में कोई चीज़ ऑब्ससीन के दायरे में आती हो, और हो सकता है किसी स्टेट में ना आती हो, किसी कंट्री में ना आती हो। व्हाट इज कंसीडर्ड एज अ पीस ऑफ लिटरेचर इन फ्रांस में बी ऑब्ससीन इन इंग्लैंड। हो सकता है कोई फ्रांस में लिटरेचर है जो इंग्लैंड में हो, ऑब्ससीन माना जाए, लेकिन फ्रांस में नहीं है। तो जो डिसेंसी है वो काफ़ी सब्जेक्टिव है। नेक्स्ट केस है हमारे पास के ए बास वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 1971 सुप्रीम कोर्ट। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने वही डोमिनेंट कम्युनिटी स्टैंडर्ड टेस्ट के बारे में बात करी थी कि 3 टेस्ट बताए थे। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने 10 टेस्ट बताए हैं जिसको अगर ये 10 टेस्ट बताए हैं ऑब्ससिनिटी को प्रूव करने के लिए, वो जो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहला है, ट्रीटिंग विथ सेक्स एंड न्यूडिटी इन आर्ट एंड लिटरेचर कैन नॉट बी रिगार्डेड एज एविडेंस ऑफ ऑब्ससिनिटी विदाउट समथिंग मोर। मतलब सिर्फ कोई नंगापना या अश्लीलपना, कोई नंगापना या कोई सेक्स चीज उसमें किसी चीज में है लिटरेचर में, तो सिर्फ इतनी सी बात से वो चीज ऑप्शन नहीं हो जाएगी। कहने का मतलब न्यूडिटी एंड सेक्स इज नॉट ऑलवेज इक्वल टू ऑब्ससिनिटी, इट विल बी एडजस्टेड फ्रॉम केस टू केस। Comparison of one book with another to find the extent of permissible action is not necessary. The delicate task of deciding what is artistic and what is obscene has to be performed by courts। तो क्या आर्टिस्टिक है, क्या लिटरेचर है, क्या आर्ट है, और क्या ऑब्ससीन है, इसके डिसाइड कौन करेगा? कोर्ट। 5th पढ़ रहा हूं, द इंटरेस्ट ऑफ कंटेम्प्रेरी सोसाइटी एंड पर्टिकुलर द इन्फ्लुएंस ऑफ द बुक ऑन इट मस्ट नॉट बी ओवरलुक्ड। तो वो उसका उस कंटेम्प्रेरी सोसाइटी का रुचि क्या है वो भी देखनी पड़ेगी, क्योंकि एक आर्गुमेंट ये भी दी जाती है कि ये लेटेंट जो शो था इसलिए भी चला क्योंकि जो देखने वाले हैं उसको पसंद कर रहे हैं। तो अगर हम वहाँ पे हम ये मानते हैं कि जहाँ पे कम्युनिटी की जो कम्युनिटी है, जो कम्युनिटी स्टैंडर्ड टेस्ट है
वहाँ पे सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, कि वहाँ पे जो रीजनेबल मैन है जो देखने आ रहा है उसका वो तो अब वो जाहिर सी बात है वो अपना पहले से ऑलरेडी ही और शी इज़ अ कूल पर्सन, तो उसके लिए जो स्टैंडर्ड है वो पहले ही हाई है, जो वहाँ पे तो ओवरऑल कम्युनिटी स्टैंडर्ड टेस्ट वहाँ पे हाई हो जाता है, ऑप्शन काफ़ी ऊपर चले जाता है। जब ऑप्शनिटी काफ़ी ऊपर चली गई तो कोई चीज़ प्रूव करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन जब ये अब बात है कि वीडियो वायरल हो चुकी है, सिर्फ अब ये उन ऑडियंस के पास नहीं, ये पूरे समाज में बच्चों के पास भी है, तो ये टेस्ट देखने वाले, ये हम देखने वाले हैं कि कोर्ट इसमें कम्युनिटी स्टैंडर्ड टेस्ट लगाती है, इक्विवेलेंट टेस्ट लगाती है। तो ये 10 टेस्ट दिए गए थे। नेक्स्ट केस है हमारे पास, जैसे फॉर एग्जांपल सेक्शन .10 ऑफ ऊपर जो के बास केस है, बहुत इंपॉर्टेंट, जो हमने अभी बात करी है। नॉलेज इज नॉट अ पार्टी ऑफ द गिल्टी एक्ट, द ऑफेंडर्स नॉलेज ऑफ द ऑब्सिडिटी ऑफ अ बुक इज नॉट रिक्वायर्ड। तो अब रणवीर अलाहाबादी और जो भी बाकी थे वो ये नहीं कह सकते कि जो मैं बोल रहा था मुझे पता नहीं था ऑप्शन है। नो, टेस्ट कौन सा होगा? रीजनेबल मैन का, रीजनेबल पर्सन का, जो इंडियन समाज का रीजनेबल मैन है, रीजनेबल पर्सन है, उसको सुनकर उसको कैसा फील होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट केस हमारे पास आता है समरेश बोस वर्सेस अमन मित्र। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक वल्गैरिटी और ऑब्ससिनिटी में फ़र्क बताया था कि हमेशा वल्गैरिटी ऑब्ससिनिटी नहीं होती, हो सकता कोई भाषा वल्गर हो सकता वो आपके इमोशन को शॉक करे, हो सकता उसमें गाली गलौच हो सकता उसमें न्यूडिटी हो सकता उसमें सेक्स हो, इट माइट बी वल्गर बट इट शैल नॉट बी ऑब्सीन पर से। तो जो समरेश बोस वर्सेस अमिल मित्रा में एक बंगाली नॉवल थी जिसका प्रजापति नाम था, उसमें काफ़ी सेक्सुअल सजेशन एक्ट की बात हो रखी थी, और तो उसमें कुछ वल्गर वर्ड्स थे जिसको पढ़ के फीलिंग ऑफ डिस्गस्ट अराइज होती है, और हो सकता है जो शॉक रीडर को शॉक कर दे, वो उसकी फीलिंग को शॉक कर दे। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला ये सब चीज़ें वल्गैरिटी में आ सकती है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ऑब्ससिनिटी में आए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ना कहीं इसमें एक ऑब्ससिनिटी के टेस्ट को बहुत ऊपर कर दिया और आर्ट को बहुत स्फेयर दे दिया। नेक्स्ट केस है हमारे पास रमेश वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1988। इसमें वही सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि जो भी हमें इफेक्ट देखना है कि वो चीज़ ऑप्शन है कि नहीं, हमें रीजनेबल मैन से देखना पड़ेगा, जो उस रीजनेबल और प्रूडेंट मैन है उस समाज का हिस्सा, उसके नज़रिए से देखना पड़ेगा। तो जो स्टैंडर्ड है वो एक रीजनेबल, स्ट्रॉन्ग माइंडेड, फर्म एंड करेजियस पर्सन के हिसाब से देखना पड़ेगा, एंड नॉट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ वीक एंड वैसिलेटिंग माइंड्स और दोज हु सेंस डेंजर इन एवरी हॉस्टाइल पॉइंट ऑफ व्यू। तो एक ओवर सेंसिटिव पर्सन के नज़र से नहीं देखना, हमें करेजियस पर्सन के नज़र से देखना। तो अगर हम ये देखते हैं और पढ़ते हैं, हम मान के चलते हैं कि जो उसने बोला, जो क्वेश्चन पूछा गया था, वो एक करेजियस इंसान को बुरा नहीं लगता, तो ही माइट बी एक्यूटेड, वो हो सकता है छूट जाए। लेकिन अगर ये फिर ये जो क्वेश्चन है ये डिसाइड तो कोर्ट ही करेगी, लेकिन हम सोच सकते हैं कि करेजियस का मतलब क्या, सही में कोई ऐसा करेजियस इंसान होगा, स्ट्रॉन्ग माइंडेड इंसान होगा जो क्वेश्चन सुन के शॉक में ना आए, डिप्रेस फील ना करे। ये क्वेश्चन देखते हैं ट्रायल कोर्ट कैसे डिसाइड करती है। तो दैट वाज इंपॉर्टेंट कि जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो एक करेजियस पर्सन का होने वाला, स्ट्रॉन्ग माइंडेड का होने वाला, ना कि कोई ओवर सेंसिटिव। इन नेक्स्ट केस ऑफ बॉबी आर्ट इंटरनेशनल वर्सेस ओमपाल सिंह हु 1996, तो इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने यही बोला था कि जो आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन है और क्रिएटिव फ्रीडम है ये खर्ब नहीं होने चाहिए। कोई भी फिल्म है जज इन इट्स एंटायरिटी फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द ओवरऑल इम्पैक्ट। तो कोई भी चीज़ है जो उसके ओवरऑल इम्पैक्ट देखना पड़ेगा, उस पर्टिकुलर एपिसोड को देख के देखना पड़ेगा ओवरऑल कि क्या उस कंटेक्स्ट में वो क्वेश्चन एक रीजनेबल मैन के पूरे इंटरेस्ट को, लस्टफुल इंटरेस्ट को अपीलेबल हो सकता है, क्या वो इमोरल हो सकता है। तो द कोर्ट फर्स्ट कंसीडर द प्लॉट एंड थीम, मतलब किसी भी अगर कोई फिल्म है, अगर फिल्म को ऑप्शनिटी देखना है तो उसके पूरे ओवरऑल प्लॉट को देखना पड़ेगा कि उसकी क्या कहानी है। दैट इज इंपॉर्टेंट। ओनली अ परवर्टेड माइंड माइट बी अरोज्ड इन सच अ सिचुएशन, द पर्पज ऑफ सेंसरशिप। हो सकता है किसी सिचुएशन में, किसी स्टेटमेंट में जो सिर्फ परवर्टेड माइंड है वही करप्ट हो रहा, वही अपीलेबल हो रहा, तो उस केस में ऑप्शनिटी नहीं आएगा। हमें परवर्टेड माइंड पे नहीं जाना है, हमें रीजनेबल मैन पे जाना है, रीजनेबल वुमेन पे जाना है। कोई रीजनेबल पर्सन है जो एक समाज का हिस्सा है, जो रीजनेबल है,
जो बहुत ज़्यादा ओवर सेंसिटिव भी नहीं है और जो बहुत ज़्यादा ओवर कूल भी नहीं है। तो जो बीच के जो एक मॉरल रखते हैं, जो स्टैंडर्ड मॉरल रखते हैं, जो हमारे नेशनल स्टैंडर्ड के मॉरल से रखते हैं, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखना पड़ेगा हमें। इन द नेक्स्ट केस ऑफ डायरेक्टरेट जनरल ऑफ दूरदर्शन वर्सेस आनंद पटवर्धन, कोर्ट ने अब पूरा शिफ्ट 2006 आते आते पूरा शिफ्ट हो गया। इक्विवेलेंट टेस्ट से नहीं देखना, अब हमें कंटेम्प्रेरी कम्युनिटी स्टैंडर्ड टेस्ट से देखना है। तो वही 3 चीज़ें बोली। पहले क्या कि जो एवरेज पर्सन है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखना। दूसरा कि कोई एक्ट का पेटेंटली वॉयलेशन होना चाहिए। हमारे केस में एक तो सिनेमेटोग्राफ एक्ट हो गया, आईपीसी हो गया मतलब बीएनएस, और तीसरा इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्ट। तीसरा कि उस चीज़ में ऑप्शनिटी करार करने से पहले हम देखना पड़ेगा कि वो चीज़ कोई आर्ट, कोई कला को प्रमोट कर रही है, क्या उस चीज़ में कोई आर्ट है, क्या उस चीज़ में कोई एजुकेशन है, क्या उस चीज़ में कोई पॉलिटिकल व्यूज़ हैं, या वो सिर्फ अभद्र चीज़ है, अश्लीलता है। कहने का मतलब कोई बेशक हो सकता है कोई चीज़ प्राइमरी फेस अश्लील हो। मेडिकल बुक्स होती है, उसमें एनाटॉमीज होते हैं, रिप्रोडक्शन के चैप्टर्स में हाई स्टैंडर्ड वाली पिक्चर्स होती है जो हो सकता है सेक्सुअल ऑर्गन को बहुत ज़्यादा खास तौर पर दिखा रही हो। लेकिन क्या वो ऑप्शन होगी? तो देखना पड़ेगा कि वो वैल्यू कितना दे रही है सोशल समाज को। वो दे रही है समाज को तो वो लिटरेरी भी दे रही है कुछ वैल्यू, कुछ एजुकेशन भी दे रही है, तो उस केस में वहाँ पे ऑप्शनिटी नहीं होगी। लेकिन जहाँ पे सिर्फ ऑप्शनिटी है, कोई वैल्यू नहीं है, तो उस केस में वो ऑप्शनिटी के दायरे में आ जाएगा। फिर नेक्स्ट केस है हमारे पास, लैंडमार्क केस है अजय गोस्वामी वर्सेस ऑफ इंडिया। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ प्रिंसिपल्स लेट डाउन करे थे। पहला, ऑप्शनिटी मस्ट बी जज विद रिगार्ड टू कंटेम्प्रेरी मोड्स एंड नेशनल स्टैंडर्ड्स। जो कंटेम्प्रेरी स्टैंडर्ड्स है हमारे, जो कंटेम्प्रेरी आज के समाज में एक अश्लीलता की परिभाषा क्या होनी चाहिए, अश्लीलता की क्या एक्ट होनी चाहिए, उस हिसाब से देखना है हमें। ये नहीं देखना कि 19 जब हमारे पास संविधान बना था उस हिसाब से नहीं, आज के जिस दिन वो ऑफेंस एलिज हुआ है उस दिन से। द वर्क मस्ट बी जज एज अ होल and alleged offending material must also be separately examined to judge whether they are grossly obscene, that they are likely to deprave and corrupt the reader or viewer। तो जो भी पढ़ने वाले सुनने वाले उनके माइंड को करप्ट करें, जरूरी ऑप्शन को प्रूव करने के लिए। देयर मस्ट बी अ क्लियर एंड प्रेजेंट डेंजर दैट हैज प्रॉक्सिमेट एंड डायरेक्ट नेक्सस विद द मटेरियल। वेरी इंपॉर्टेंट। ऑल सेक्स ओरिएंटेड मटेरियल एंड न्यूडिटी पर से नॉट ऑलवेज ऑप्शन। जैसा मैं कहता आ रहा हूँ कि जस्ट बिकॉज कोई चीज़ में न्यूडिटी है या फिर सेक्स है तो वो जरूरी ना ऑप्शन में आएगा। देखना पड़ेगा इफेक्ट ऑफ द वर्क मस्ट बी जस्ट फ्रॉम द स्टैंडर्ड ऑफ द एवरेज एडल्ट ह्यूमन बीइंग। एक एवरेज एडल्ट ह्यूमन बीइंग से देखना पड़ेगा। लेकिन जब वो चीज़ वहाँ पे किसी बच्चों में भी वायरल हो जाती है तो हमें देखना पड़ेगा किसकी गलती से वायरल हुई है। पॉइंट नंबर 5 इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे आर्ट एंड ऑप्शनिटी मिक्स हो जाती है तो हम देखना पड़ेगा कौन ज़्यादा है, क्या उसमें आर्ट ज़्यादा है या ऑप्शन ज़्यादा है। पॉइंट 6 भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये कहता है कि कोर्ट के पास ड्यूटी है कि वो एक आर्टिस्टिक चीज़ों को बचाए और ऑप्शनिटी को पनिश करे, तो उसके बीच में बैलेंस बनाना पड़ता है। नेक्स्ट केस है हमारे पास एस खुशबू वर्सेस कनियम्मल। तो इस केस में सेम चीज, द कोर्ट हेल्ड दैट ऑप्शनिटी मस्ट बी गॉज्ड विद रिस्पेक्ट टू कंटेम्प्रेरी कम्युनिटी स्टैंडर्ड दैट रिफ्लेक्ट द सेंसिबिलिटीज एज वेल द टॉलरेंस लेवल्स ऑफ एन एवरेज रीजनेबल पर्सन। तो किसी एवरेज रीजनेबल पर्सन की टॉलरेंस को भी देखना पड़ेगा। तो कहने का मतलब हम इक्लिन टेस्ट से एक शिफ्ट हो चुके हैं कम्युनिटी स्टैंडर्ड टेस्ट से, तो हमें समाज के जो एवरेज पर्सन है वो उस चीज़ को सुनकर क्या सोचता है वो टेस्ट है। हमारे 2024 का लैंडमार्क केस आया अपूर्वा अरोड़ा वर्सेस स्टेट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली 2024, जिसमें कॉलेज रोमांस की जो सीरीज आई थी वो क्वेश्चन में आई थी कि ये ऑप्शन है कि नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने बोला था ऑप्शन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट प्रोफेनिटी इज नॉट पर से ऑप्शन। वही वल्गैरिटी, सिर्फ कोई चीज़ वल्गर होना, कोई चीज़ न्यूडिटी होना, कंटेंट ऑफ सेक्स होना, कोई चीज़ कंटेंट ऑफ सेक्सुअल ऑर्गन होना, वो पर से ऑप्शन नहीं मानी जाएगी। इट इज़ वेल एस्टेब्लिश्ड फ्रॉम द प्रेसिडेंट साइटेड दैट vulgarity and profanities do not per se amount to obscenity. While a person may find vulgar and explicit filled language to be distasteful, unpalatable, uncivil, improper, but that by itself is not sufficient to be obscene। हो सकता है कोई चीज़ वल्गर लगे,
हो सकता है हमारे इमोशन को शॉक कर दे, लेकिन वो पर से ऑब्ससीन नहीं मानी जाएगी। ऑब्ससीनिटी रिलेट्स टू मटेरियल दैट अराउजेस सेक्सुअल एंड लस्टफुल थॉट। तो ऑब्ससीनिटी ज़रूरी है कि वो कंटेंट सेक्सुअल और लस्टफुल थॉट को अराइज करे, विच इज़ नॉट ऑलेट अफेक्टेड ऑफ अब्यूजिंग लैंग्वेजेस और प्रोफेनिटीज। जब भी कोई इंसान गाली देता है, ज़रूरी नहीं है कि उससे प्रोफेनिटीज जो सेक्सुअल फीलिंग अराइज हो जाए। तो पूरा कंटेक्स्ट के साथ देखना पड़ता है कि किसने बोला, किसको बोला, कहाँ बोला। और जो टेस्ट होगा, टेस्ट ऑफ रीजनेबल मैन। टेस्ट क्या है? टेस्ट ऑफ कंटेम्प्रेरी कम्युनिटी स्टैंडर्ड। मेरा लैंग्वेज विच डज इवोक डिस्कस्ड, रिवल्जन और शॉक पर से इज नॉट ऑब्सीन। कोई चीज़ शॉक करती है, कोई चीज़ डिस्कस्ड फीलिंग पैदा करती है, ये ऑब्सीनिटी के लिए काफ़ी नहीं होगा। इट इज़ वेल सेटल्ड दैट स्टैंडर्ड फॉर डिटर्मिनेशन कैन नॉट बी एडोलेंट्स और चाइल्ड माइंड। एक चाइल्ड माइंड से नहीं देखा जाएगा, ना ही किसी हाइपर सेंसिटिव पर्सन से, तो देखा जाएगा कि एक एडल्ट ह्यूमन बींग से। तो एक एडल्ट ह्यूमन बींग के कंटेक्स्ट से देखा जाएगा। तो सवाल वही आ जाता है कि जो चीज़ उसने कही है, क्या वो किसी एडल्ट ह्यूमन बीइंग अगर कोई सुने तो क्या वो अश्लीलता के दायरे में आएगा, नहीं आएगा? ये चीज़ें, ये सारी टेस्ट के बुनियाद पे ट्रायल होने वाला है, अगर उसकी एफआईआर क्वेश नहीं होती सुप्रीम कोर्ट में तो। इसके अलावा हमारे पास और भी क्वेश्चन हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि क्या जो जब ये शो मुंबई में हुआ है तो ये असम और गुजरात में एफआईआर कैसे फाइल हो गई, और जो पिटिशनर है वो सुप्रीम कोर्ट क्यों गया, हाई कोर्ट क्यों नहीं गया, और जो क्वेश्चन पे लो है वो क्या कहता है। तो हम ये चीज़ें नेक्स्ट पार्ट में देखने वाले हैं। तो ये डिस्कशन था हमारा, हमने देखा कि एक अश्लीलता को हम हमारे मुआशरे में या समाज में बहुत जल्दी कह देते हैं कि ये ऑब्सीन है, इस पर तो कार्रवाई होनी चाहिए, जेल में भेजना चाहिए, बट हमें लॉ पता होना चाहिए। तो लॉ के हमारे पास ये एडल्ट ह्यूमन बीइंग के नज़रिए से वो क्वेश्चन क्या ऑब्सीन होता है या नहीं होता, जैसे हमने देखा ये काम किसका है, कोर्ट का। तो लेट अस वेट फॉर द नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन। हम नेक्स्ट वीडियो में लॉ पे बात करने वाले हैं कि अगर एक जगह ऑफेंस होता है तो क्या दूसरी जगह एफआईआर फाइल हो सकती है, नहीं हो सकती, और कि क्वेश्चन ऑफ एफआईआर पे क्या लॉ है। थैंक यू।